अब की बार किसकी सरकार? 5 राज्यों में जहां जहां विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां वहां नतीजे बहुत तेजी से हमारे पास आ रहे हैं। रुझानों में तस्वीर काफी हद तक अब साफ हो चुकी है कि कौन से राज्य में किसकी सरकार बनेगी। फिर से देख लीजिए एक बार, बंगाल में टीएमसी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापस आती हुई दिख रही है। टीएमसी फिलहाल रुझानों में 203 सीटों पर आगे है। 292 सीटों पर चुनाव हुए हैं, 294 में से 203 पर टीएमसी जीत रही है, 85 पर बीजेपी आगे है और कांग्रेस और लेफ्ट सुपड़ा साफ है। मुश्किल से अपना खाता खोल पा रहे हैं कांग्रेस और लेफ्ट बंगाल में, यानी अब पूरी तरह से साफ हो गया है। बंगाल में मुख्य विपक्ष बीजेपी है और सबसे मजबूत सबसे बड़ी पार्टी टीएमसी है। सबसे बड़ी नेता बंगाल में ममता बनर्जी हैं। उनके खिलाफ दूर दूर तक कोई और चेहरा नजर नहीं आता। इसीलिए पिछली बार टीएमसी ने 211 सीटें जीती थी। इस बार 2021 के चुनाव में भी बीजेपी 200 से टीएमसी 200 से ज्यादा सीटें जीत रही है। हो सकता है 211 को भी टच कर ले, क्योंकि अभी लंबी काउंटिंग बाकी है। बताया जा रहा है 30 राउंड्स की ये काउंटिंग बंगाल में हो सकती है। यानी ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। ये तीसरा चुनाव ममता बनर्जी लगातार जीत रही हैं। जीत की हैट्रिक हो जाएगी उनकी, सत्ता में वापसी। सबसे पहले लेफ्ट फ्रंट का किला भेद कर लेफ्ट को सत्ता से हटाया, बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार में आई थी 2011 में। 2016 में 211 सीटें जीती थी, प्रचंड बहुमत, सत्ता में वापसी की थी। और अब तीसरी जीत ममता बनर्जी की, एक बार फिर बड़े बहुमत के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई है। और एक बार तो उसने टीएमसी को डरा भी दिया होगा। जिस तरह लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पहले 18 सीटें जीती और उसके बाद अपने बड़े नेताओं को बंगाल में तैनात करके क्या चुनाव लड़ा है। जाहिर है बैकफुट पर तो धकेल ही दिया था ममता बनर्जी की टीएमसी को। पर अब जब आज नतीजे आ रहे हैं, रुझानों में ऐसा साफ लग रहा है कि बंगाल की जनता ने टीएमसी को, ममता बनर्जी को एक बार फिर गले लगा लिया है और बड़ा बहुमत दिया है। 203 सीटें टीएमसी, बीजेपी 85। उसी तरह असम में बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है बहुत बड़े बहुमत के साथ। केरल में लेफ्ट फ्रंट सत्ता में वापसी कर रहा है एक अच्छे खासे बड़े बहुमत के साथ। तमिलनाडु में यूपीए जीत रहा है डीएमके के नेतृत्व में, लेकिन एआईएडीएमके और बीजेपी यानी एनडीए का गठबंधन भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। 90 सीटें हो गई हैं एनडीए की। और पुदुचेरी में ऐसा लग रहा है एनडीए सरकार बना लेगा, कांग्रेस की सरकार वहां से जा रही है। कुर्बान अली साहब, ब्रेक से पहले हम जो बात कर रहे थे, मैं चाह रहा हूं अनुराधा जी आप भी बताइएगा उस पर। पहले कुर्बान अली साहब, व्हील चेयर पर ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री अमित शाह जेपी नड्डा का करारा वार, तंज और दीदी और तमाम तरह के आरोप कटाक्ष, आपको लगता है बीजेपी को ये भारी पड़े? यकीनन, और यही चीज तो मैं संबित पात्रा साहब से कह रहा था कि आप अब अभी बड़ी विनम्रता दिखा रहे हैं चुनावों के दौरान जिस तरह से। और देखिए बंगाली प्राइड ये आज से नहीं, इसने इंग्रेज को भी लोहा मनवाने के लिए मजबूर कर दिया था। और आप इस तरह से एक महिला के साथ अगर करेंगे, राजनीतिक विवाद होना चाहिए, वाद विवाद होना चाहिए, उसमें किसी को ऐतराज नहीं, लेकिन आप कटाक्ष करें, पर्सनल कमेंट करें और चुनाव को इस स्तर तक ले जाएं। और ये जो बात हो रही है, ये बात लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से। लेकिन कुर्बान अली साहब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये प्रधानमंत्री ने किया या अमित शाह ने किया। अनुराधा जी मैं वही पूछ रहा था, ममता बनर्जी ने भी उतने ही कड़े शब्दों में जवाब दिया। जाने दीजिए मानक, हाँ मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपने, देखिए जाहिर सी बात है कि जब अटैक होता है तो काउंटर अटैक भी होता है। मैं ममता बनर्जी को कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूं कि उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया। जाहिर है कि उनकी तरफ से भी बहुत कुछ कहा गया होगा और कहा गया है। लेकिन सवाल ये है कि हमने देखा पंजाब में भी जिस तरह से कांग्रेसियों ने प्रकाश सिंह बादल, बुजुर्ग आदमी, बुजुर्ग नेता का अपमान किया था, उसका उनको कीमत चुकानी पड़ी थी उस चुनाव में, और अकाली दल जीत करके आया था। ये हमारी संस्कृति में नहीं है कि हम इस तरह से और खास करके एक महिला के साथ इस तरह का व्यवहार करें। और इसलिए बीजेपी को ये कीमत चुकानी पड़ी है। वरना जो चुनाव प्रचार था, आपने खुद ही कहा कि 125 सीटें तो वो लोकसभा के चुनाव में ही जीत चुके थे, अभी 2 साल भी नहीं होने को आए उसको। और तीसरी चीज और अंतिम बात मैं ये कहूंगा कि देखिए, और जरा इसको चेक कर लीजिएगा कि 50% वोट मिलने की बात कही जा रही है ममता बनर्जी को। अगर टीएमसी को 50% वोट मिलता है इस चुनाव में, तो ये जो आंकड़ा 203 अभी आप दिखा रहे हैं, ये शायद कहीं और ऊपर चला जाए।
और इसलिए ये एक लैंडस्लाइड से भी बड़ी विक्ट्री मैं मानता हूं कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स ममता बनर्जी ने अकेली, और जबकि लेफ्ट और कांग्रेस भी उसके ऊपर हमला कर रहा था, उसमें इस मार्जिन के साथ जीत करके आना बहुत बड़ी बात। ओके, संबित के बाद गौरव भाटिया आ गए हैं बीजेपी से, विजय मिश्रा है टीएमसी से। मानक में एक चीज जी आप ही के पास आ रहा हूं। हाँ, एक सेकंड जरा इंट्रोड्यूस कर दूं बस। गौरव भाटिया है बीजेपी से, विजय मिश्रा है टीएमसी से, और रास बिहारी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये जो चर्चा चल रही है अनुराधा जी, आपको लगता है कि महिला का वोट, जो कि एक जाहिर आधी आबादी है, वो उसने भी एक बहुत डिसाइसिव रोल प्ले किया है इस विक्ट्री में जो टीएमसी की होती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, सबसे पहले इसमें महिला और नॉन महिला को मुझे नहीं लगता कि बीच में लाना चाहिए, एक लीडरशिप को लेके आना चाहिए। एक दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि बंगाल में ट्रेडिशनली पैरोकियल नेशनलिज्म है। पैरोकियल नेशनलिज्म का मतलब कि बंगाली फर्स्ट एंड देन अदर्स। बंगाल के इलेक्शन को जो मैंने देखा कि इस बार बंगाली वर्सेस नॉन बंगाली हो चुका था इलेक्शन। Bengalis were with Mamata Banerjee and non-Bengalis were with बीजेपी, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी चीज जो वहां पे हुई, जो कि बीजेपी ने शायद सोचा था कि वो उनके लिए एडेड एडवांटेज होगा, कि जो 8 फेजेस का चुनाव उन्होंने वहां पे करवाया, मतलब कलकत्ता जैसी जगह पे भी हर एक विधानसभा चुनाव किसी दिन हो रहा है और दूसरा किसी और दिन हो रहा है। शायद बीजेपी ने स्ट्रैटेजिकली ये सोचा होगा कि ये इस तरीके से करने से टीएमसी और ममता बनर्जी थक जाएंगी और हार जाएंगी, लेकिन शायद बंगाल का जो प्राइड है उसने ये नहीं होने दिया। और मुझे लगता है इसीलिए ममता बनर्जी की वो छवि, मतलब बीच में तो ऐसा ही लग रहा था कि अब वो हार चुकी है चुनाव, लेकिन जो बंगाल का प्राइड था शायद उसमें ममता बनर्जी के पीछे वो खड़ा रहा, और इसीलिए ममता बनर्जी की इस तरीके की धमाकेदार जीत अगर होती है तो इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट बंगाल प्राइड को जाएगा। ओके, गौरव भाटिया सुन पा रहे हैं? तो गौरव, बिल्कुल सुन पा। हाउ आर यू, कैसे हैं आज आप? बस मानक, मैं ठीक, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। हाँ, नहीं वो ठीक है, क्योंकि जाहिर है आजकल तो देखिए आज चुनाव का दिन है, मजबूरी है कि चुनाव पर भी बात करनी है, और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। मैंने पहले आपसे यही पूछा था कि आप पर्सनली कैसे हैं, सुनकर अच्छा लगा कि आप ठीक हैं। अब बताइए, एक बीजेपी प्रवक्ता होने के नाते कैसा महसूस कर रहे हैं गौरव भाटिया इस हार के बाद? मानक जी, सबसे पहले तो देखिए, देश इस वक्त कोविड की चुनौती से लड़ रहा है, और ये यकीन हमें है कि भारत एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोविड को परास्त करेगा। दूसरी बात, चुनाव लड़ना एक संवैधानिक जिम्मेदारी है, तो संविधान कहता है हर 5 साल में विधानसभा के चुनाव होंगे और इसको आप आगे नहीं बढ़ा सकते। जो अभी तक के रुझान सामने आए हैं, परिणाम तो शाम तक आएंगे, तो मैं एक एक करके शुरुआत करता हूं। असम में देखिए हमारी सरकार बन रही है और पहले से ज्यादा सीटों से रुझान है वो बन रही है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि एक कुशल नेतृत्व असम में सर्बानंद सोनोवाल जी को हमने वहां दिया और जनता ने अपना विश्वास जताया, और हमें उम्मीद है कि जो नरेंद्र मोदी जी की लुक ईस्ट पॉलिसी है, हम जानते हैं पूर्वोत्तर राज्यों को कभी भी वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, वो हमारी सरकारों ने दिया है, और इसीलिए शायद जनता ने दोबारा हमारा साथ दिया है और हम लोग आभारी हैं जनता के असम में। अब पश्चिम बंगाल में आते हैं। मानक जी, आपने कहा कि आपकी हार हुई है, आप कैसे लेते हैं, तो मैं 4 राज्यों और 1 यूनियन टेरिटरी पे चर्चा करूंगा। हर जगह भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, उसका फुटप्रिंट, उसका घेरा बड़ा है, इसको हार नहीं कह सकते हैं। हारे तो वो है जो घर से आज निकले ही नहीं है, बहाना करके, जो चर्चाओं से भी दूर भाग गए हैं, क्योंकि उनको पता था कि जनता उनको आईना दिखाना चाह रही। पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव में मानक जी हमारी 3 सीटें थी। अभी कई चैनल हमें दिखा रहे हैं कि 90-95 में है। आपके चैनल कई आंकड़ा ले लें तो वो 80 और 82 के आसपास है, ये रुझान है। ये क्या दर्शाता है? ये तब भी दर्शाता है कि कई गुना भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में बड़ी है, और अभी भी वो विपक्षी दल बन के उभरी है। और ये भी कोई नकार नहीं सकता है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम की अपनी सीट पे भी हार रही है,
ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब श्री नरेंद्र मोदी जी, जब अमित शाह जी, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी पश्चिम बंगाल गए तो एक सकारात्मक मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कोई सांप्रदायिक राजनीति नहीं होगी, विकास की बात करी, डबल इंजन सरकार देने की बात करी, तोलाबाजी सिंडिकेट से मुक्त किया जाएगा, सोनार बांग्ला बनाया जाएगा। ये क्या दर्शाता है? एक और सोच हमने बंगाल के लोगों को दी। और मैं अनुराधा जी को सुन रहा था, अनुराधा जी से एक ही बात कहूंगा। उन्होंने कहा बीजेपी ने 8 चरण में चुनाव कराए, तो से सम्मान कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव नहीं करवाती अनुराधा जी। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनुच्छेद 324 संविधान का उनको जिम्मेदारी देता है कि वो चुनाव कराएं। और आप भी मानेंगे अनुराधा जी, जिस तरह से हिंसा पश्चिम बंगाल में पहले भी हुई है, 130 कार्यकर्ता हमारे मारे गए, और चुनाव के दौरान भी हुई है। मैं समझता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत ही डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में ये निर्णय लिया होगा, उसका सम्मान होना चाहिए। एक और बात जोड़ दूं, अभी कुछ चैनल्स पे चित्र दिखाई जा रहे थे कि जश्न मनाया जा रहा था टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा। जश्न मनाने का समय तो ये नहीं है मेरे समझ से, और खासकर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है उसको अनदेखा करके किया जा रहा है। तो ये विनती मैं जरूर करूंगा एक नागरिक होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र प्रवक्ता होने के नाते, कि अगर आप जीत भी जाएं तो भी कोविड को ध्यान में रखते हुए ही सारी कार्रवाई करें, और हर एक जान को सुनिश्चित करके बचाना हमारी जिम्मेदारी है, और इसके प्रति हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। बिल्कुल है, यही अपील मैंने अभी गौरव जी की बातें बिल्कुल सही है, जो एक प्रवक्ता की बातें होनी चाहिए, क्योंकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ऑब्वियसली आपको अपनी पार्टी को इस तरीके से डिफेंड तो करना पड़ेगा। रही बात चुनाव आयोग की, चुनाव आयोग को ये इस बात का एहसास होना चाहिए था कि कोविड देश से खत्म नहीं हुआ है, जब वो इतने लंबी प्रक्रिया को कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि चुनाव आयोग को पता नहीं था। पिछले 1 साल से पूरा देश कोविड में कहीं ना कहीं किसी न किसी परिस्थिति से गुजर रहा था। इसलिए अगर चुनाव आयोग के ऊपर क्वेश्चन उठाया जाएगा तो बिल्कुल उठाया जाएगा, और सिर्फ हम ही नहीं उठा रहे, मतलब कोई मीडिया नहीं उठा रहा, हमारे यहाँ के हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट भी उठा रहे। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग को कटघरे में नहीं खड़ा किया जाएगा। रही बात आपकी, ये बात सही है कि चुनाव आयोग ने इतना लंबा प्रोसेस दिया, लेकिन कहीं ना कहीं सारी राष्ट्रीय पार्टियों को यह सोचना चाहिए था कि इतना लंबा इलेक्शन, इस तरीके की कैंपेनिंग, इतनी भीड़, उसका खामियाजा, आज हम कोविड की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, पूरे का पूरा देश और खास करके हमारी दिल्ली की हालत सबको पता है क्या हो रहा है। लेकिन जो चीज वही है कि अगर हम चूक ही गए तो फिर क्या? लीडरशिप ये होती है कि लीडरशिप चीजों को आगे देख के समझे। शायद अब ये देर हो चुकी है, लेकिन हुआ तो है। इलेक्शन में पूरे देश में सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे से भिड़ी हुई थी, और अगर कोई बोलता था तो ये कहा जाता था कि आप भाग रहे। ऐसी बात नहीं है। कोविड को लेके पूरा देश पिछले 1 साल से परेशान रहा है। ठीक है, आज चुनाव में किसी की जीत और किसी की हार हो रही है। आज पूरा दिल्ली शहर हो या मुंबई हो या महाराष्ट्र, देश के सारे इलाकों में किस तरीके से कोविड के केसेस फैल रहे हैं, सब कोई उसके साथ है। हर कोई जितनी भी कोशिश कर सकता है करने की कोशिश में है, चाहे वो सरकारें हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो मीडिया हो। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि बाजी तो चूक गए हैं हम। बिल्कुल ठीक है। और जैसे गौरव कह रहे थे, ये बात सही है। मैं उत्तर देना चाहता हूं। एक सेकंड गौरव, 1 सेकंड, क्योंकि आपने गौरव कहा ना कि ये कुछ जगह टीएमसी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। बिल्कुल सही है, वो तस्वीर हमने दिखाई और हमने अपील भी की अपने चैनल के जरिए कि ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने हाथरस और बागपत की तस्वीरें दिखाई, वहां आज पंचायत चुनाव की मतगणना भी हो रही है और वहां भी इसी तरह की भीड़ लगी है, बल्कि इससे ज्यादा भीड़ लगी। 1 सेकंड रुकिएगा गौरव, क्योंकि विजय मिश्रा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। विजय मिश्रा, 209 सीटें जीत रहे हैं आप फिलहाल अभी रुझानों के मुताबिक, और बीजेपी 79 पर। सबसे पहले तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे पता है कोई जश्न का या बहुत खुश होने का मौका नहीं है, पर फिर भी क्या आपको राहत है, रिलीफ है कि लगातार तीसरी बार आप चुनाव जीत रहे हैं, अगले 5 साल सत्ता में रहेंगे?
यह हम लोगों को पूर्ण विश्वास था, क्योंकि हम लोगों ने जमीनी स्तर पर, हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने कार्य किए हैं। तो जो परीक्षार्थी जो परीक्षा देता है, जो पढ़ता है, जो परिश्रम करता है, उसे पूर्ण विश्वास होता है कि मैं इतना नंबर पाऊंगा। और भाजपा के तरफ से बिना पिलर का छत बनाने का जो प्रयास इन लोगों ने किया था, तमाम जितनी भी सरकारी तंत्र है, चाहे वह इसी से लेकर के हर तरफ, देश आजाद होने के बाद, देश स्वतंत्र होने के बाद पहली बार बंगाल के किसी जिले में, एक जिले में 3 फेज में चुनाव होते हैं, शायद जब देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। तो भाजपा के तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से तमाम जितनी भी मशीनरी है, उनके जितने मुख्यमंत्री हैं, जितने भी उनके केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम सरकारी तंत्र को इन लोगों ने लगा दिया था बंगाल को किसी भी तरह, बंगाल में सत्ता को हासिल करना है, बंगाल पे कब्जा करना है। अच्छा, विजय मिश्रा, ओके, विजय मिश्रा, एक सेकंड रुकिएगा, मैं वापस आप ही के पास आऊंगा, एक सेकंड रुकिएगा जरा, क्योंकि ये खबर दिखाना भी बहुत जरूरी है। देखिए, इस समय जो बड़ी खबर आ रही है और ठीक खबर है, वो ये कि जो रोक लगी हुई है जीत के बाद जश्न मनाने पर, अगर उसके बावजूद किसी ने जश्न मनाया तो 5 राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेश दे दिया गया है कि उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का कहना है अगर कहीं भी किसी पार्टी के कार्यकर्ता ने कहीं भी जश्न मनाया इन 5 राज्यों में, तो एसएचओ को सस्पेंड कर दिया जाए और जो भी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर हो जानी चाहिए। यह इस वक्त की खबर आ रही है हमारे पास। और थोड़ी देर पहले यूपी से भी हमारे पास एक अपडेट आया है कि हम वहां पर मतगणना के दौरान जो लोगों की भीड़ लगी हुई है, सारे कोविड प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ाते हुए, उस पर ट्विटर पर अब यूपी सरकार के अधिकारी लिख रहे हैं, हमारी खबर का असर हो रहा है कि मुख्य सचिव और जिलाधिकारी मुरादाबाद के ध्यान में यह ला दिया गया है। यह मुरादाबाद के बारे में कहा गया है। उसी तरह हमने हाथरस और बागपत की भी तस्वीरें दिखाई थी, उसी तरह बंगाल की तस्वीरें भी हमने दिखाई थी, तमिलनाडु, पुदुचेरी और असम की भी दिखाएंगे अगर वहां भी इसी तरह कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ तो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो लोग जश्न मना रहे हैं उनकी जान का प्रश्न नहीं है, हमारी भी जान खतरे में है। हाँ, विजय मिश्रा बोलिए, कंटिन्यू करिए। हम लोगों को यह आशा और पूर्ण विश्वास था कि हम लोगों का जो प्रदर्शन रहा है 2016 में, उससे ज्यादा सीट हम लोग पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने कार्य किए हैं, हम लोगों ने धर्म से, राजनीति से, हर चीज से उठ के काम किया है। और विपक्षी पार्टी जो भाजपा की तरफ से वोट को जो है पोलराइज करने का जो ये लोग प्रयास किए थे, एक बिना पिलर का छत बनाने का ये लोग प्रयास किए, लेकिन बंगाल की जनता को मैं प्रणाम करता हूं, बंगाल की जनता को मैं सैल्यूट करता हूं। बंगाल की जनता बहुत ही सजग, होशियार, बुद्धिमान और ये है कि इन लोगों ने उचित जवाब दिया। और 2024 में पूरी भाजपा जो अपनी शक्ति लगाई थी कि ममता बनर्जी को किसी भी तरह तृणमूल कांग्रेस की सरकार को नहीं बनने देना है, क्योंकि ममता बनर्जी अगर पुनः तीसरी बार हैट्रिक करती हैं, तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनती है, तो 2024 में नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत ही बड़ा वो हेडक के रूप में खड़ी होगी और विपक्ष का कहीं ना कहीं एक चेहरा के रूप में सारे विपक्ष एकत्रित होंगे। यह इन लोगों को सबसे बड़ा हेडक है, जिसको लेकर के इन लोगों ने सारी शक्ति लगा दिया था। तमाम सरकारी तंत्र से लेकर के सरकारी मशीनरी, तमाम बंगाल में इनके 2 हाफ पैंट मंत्री हैं। पूरा नहीं मानिएगा गौरव जी, आपने आज तक बंगाल को एक कैबिनेट मिनिस्टर नहीं दिया, एमओएस दिया आपने, और बंगाल सोनार बंगला की बात करते हैं। बंगाल की जनता जानती है कि बंगाल का भला कौन करेगा, बंगाल का भला किसने किया है, बंगाल को और आगे कौन ले जाएगा, जब बंगाल की जनता जानती है। आपने जो है संकल्प पत्र जारी किया, आपके और भी राज्य हैं, बताइए किस राज्य में आप संकल्प पत्र, कहां ये काम कर रहे हैं? हमारी सरकार तो 67 प्रकल्प के माध्यम से यहाँ की तमाम हर वर्ग के लोगों को जन्म से लेकर के मृत्यु तक हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई है। इसीलिए जनता ने तृणमूल कांग्रेस को पुनः तीसरी बार भारी बहुमत से सरकार बनती दिख रही है और सरकार बनेगी और ममता दीदी भी जीतेंगी। ओके, विजय मिश्रा, आप ये कह रहे हैं कि गवर्नेंस पर आपकी पार्टी ने ये चुनाव जीता है। बीजेपी तो ये कह रही है कि 30% बीजेपी कह रही है 30% मुसलमानों का कंसोलिडेशन आपके पक्ष में हुआ है और इसीलिए आप जीते। वो लोग पोलराइजेशन के सिवा, मैं कई चैनल के डिबेट में था, लगभग 7 बरस हो चले, बंगाल के लिए लोग 500 काम आज तक हम नहीं गिना पाए कि लोग बंगाल के लिए किए क्या है। सोनार बंगला की बात करते हैं, बंगाल को आप लोगों ने
50,000 करोड़ से ज्यादा जो यहाँ की सरकार पाती है, जो पावना है वो पैसा आप नहीं दिए। बंगाल को आपने गरीब कल्याण योजना से बात दे दिया और फिर बंगाल के सुनर बंगला की बात करते हैं। बंगाल की जनता सब जानती है, आजकल कोई बेवकूफ नहीं है। ओके, तो आपके हिसाब से विजय मिश्रा भला कौन करेगा ओके, और किसको वोट देना चाहिए? लोग हाँ सबको बोलते हैं और यहाँ हर धर्म, हर वर्ण, हर सब लोगों ने मतलब खुल के वोट दिया टीएमसी को। इसमें आपने ओके विजय मिश्रा इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। आपने डिटेल में बताया, आपके हिसाब से 3 कारण जिसकी वजह से आप जीते और बीजेपी हारी, 3 कारण स्पेसिफिक। पहला, हम लोगों ने हमारे तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे तृणमूल कांग्रेस की सरकार, हम सभी लोगों ने एक सेवक के रूप में कार्य किया है। हमने कभी भी ये नहीं देखा, चाहे जितने भी प्रकल्प हो, अगर किसी भी प्रकल्प से कोई अगर भाजपा के परिवार का कोई व्यक्ति को अगर बेनिफिट मिलना चाहिए, हम लोगों ने दिया है। हम लोगों ने कहीं भी, हम लोगों ने हर चीज से उठ के काम किया है। इसीलिए बहुत जगह ऐसा भी हुआ है कि भाजपा का कोई पति भाजपा का समर्थक है, पत्नी जो है वो वोट दी है, उनके पति के कहने के बावजूद भी ममता दीदी को दी है। क्योंकि हम लोगों ने 25,000 रुपया करके, हमारी सरकार ने कन्याश्री प्रकल्प के माध्यम से, रूपोश्री प्रकल्प के माध्यम से हमारी सरकार ने उस बच्ची की शादी के लिए दिया है। हम लोगों ने कहीं भी जाति, धर्म, वर्ण, भाषा, हर चीज से उठ करके हमारी सरकार ने कार्य किए हैं। इसीलिए हमारी सरकार हैट्रिक करने जा रही है। 2016 के प्रदर्शन से अच्छा प्रदर्शन, अच्छी संख्या में हमारी सरकार, जो हमारी हम सीट जीत करके सरकार बनाएंगे। ओके, ब्रेक पर जाने से पहले ब्रेक लेना है। रास बिहारी जी, आपका असेसमेंट क्या है? क्योंकि पिछली बार जब आप आए थे आप कह रहे थे बीजेपी आगे है, बीजेपी जीतेगी। आपका विश्लेषण गलत हो गया। कहां चूक हो गई आपसे और बीजेपी से? मेरे देखिए, बीजेपी से जो चूक उसका जवाब बीजेपी वाले थे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अनुराधा जी जो कह रही थी कि चुनाव आयोग ने इतना लंबा चुनाव रखा, अनुराधा जी 8 चरणों में हुए चुनाव में 50 से ज्यादा लोग मारे गए चुनावी हिंसा में और हजारों लोग घायल हुए हैं। बड़ी जगह जगह बमबारी हुई है। अगर चुनाव आयोग के सामने किसी भी दल ने ये बात नहीं रखी कि कोविड का काल है या कोविड का ध्यान रखा जाए, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो या बीजेपी हो, सब ने राजनीतिक हिंसा का मुद्दा उठाया था। उसी राजनीतिक हिंसा के मद्देनजर चुनाव आयोग ने 8 चरणों में चुनाव कराया। और मेरा मानना है कि अगर चुनाव 8 चरणों में नहीं होता तो बड़ी संख्या में लोग मारे जाते। ओके। इसके बावजूद कि 1000 कंपनियां वहां पर सुरक्षा के लिए भेजी गई हैं, इसके बावजूद वहां पर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है और जितना वहां पर अवैध हथियार पकड़े गए हैं, बम पकड़े गए हैं और जितना पैसा पकड़ा गया, अवैध शराब पकड़ी गई है, वो बताता है कि बंगाल में कितने बड़े पैमाने पर राजनीतिक हिंसा की तैयारी थी। ओके, चुनाव ओके रास बिहारी जी, ओके, आपका पॉइंट टेकन। आपने कहा ठीक है 8 चरणों में कराना सही है, ठीक है, योर ओपिनियन बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं सर, आप भी पिछली बार जब आए थे मेरे शो पे आप कह रहे थे बंगाल में बीजेपी जीत रही है। मैं ये पूछ रहा हूं कहां गलती आपसे विश्लेषण करने में हो गई? क्या ऐसा हो गया कि 210 टीएमसी, क्योंकि आप कह रहे थे हो सकता है बीजेपी 200 क्रॉस कर जाए, ये तो उल्टा हो गया, ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहा था 200 के आसपास आ सकती है। हाँ। लेकिन मैं जिन इलाकों में गया हूँ, जहां मैं इलाकों में गया हूँ, वहां अच्छा प्रदर्शन किया है। हाँ। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जिसको हम कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसको हम सामने रख रहे थे, खासतौर पे लेफ्ट, कांग्रेस और जो आईएसएफ का वो अलायंस था, और ये माना जा रहा था कि वो कुछ इलाकों में टीएमसी को नुकसान पहुंचाएंगे। ओके। लेकिन अगर हम मालदा, मुर्शिदाबाद और जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जहां पर दक्षिण 24 परगना है, उत्तर 24 परगना है, बीरभूम है, इन एरियाओं में देखिए वहां पर मुस्लिम बहुल लगभग 125 सीट हैं। हाँ। और इन सीटों पर मुस्लिम बहुत हार जीत में फैसला करते हैं। तो ये जो लेफ्ट और कांग्रेस या ये जो संयुक्त मोर्चा जो साफ हुआ है, इसका मतलब है कि 30%, जैसे आप भी कह रहे थे कि 30% मुस्लिम मतदाता पूरी तरह से ममता बनर्जी के पक्ष में गए हैं। और ममता बनर्जी बार-बार बात भी कर रही थी। ओके, मुझे ब्रेक लेना है, एक सेकंड रुकिएगा रास बिहारी जी, मुझे ब्रेक भी लेना है। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बता दूं, गौरव भाटिया, इसके बारे में ब्रेक के बाद आपसे जरूर पूछूंगा। मैं संबित से भी पूछ रहा था। अखिलेश यादव ट्विटर पर लिख रहे हैं, पश्चिम बंगाल में भाजपा की नफरत की राजनीति को हराने वाली जागरूक जनता, जुझारू
ममता बनर्जी की और टीएमसी के समर्पित नेताओं और कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। उसके बाद लिख रहे हैं, यह भाजपाइयों के एक महिला पर किए गए अपमानजनक कटाक्ष दीदी ओ दीदी का जनता द्वारा दिया गया मुंहतोड़ जवाब है। गौरव भाटिया, पूछूंगा, ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद क्या ममता बनर्जी पर ऐसे हमले करना भारी पड़ा क्या? छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।